मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आज हम बाबर को करेंगे। बाबर मुगल शब्द जो बना है वो मोग से बना है। मोग का मतलब होता है, मोग का अर्थ होता है बहादुर, बहादुर या शैतान। मुगल हम देखेंगे कि जो 15वीं शताब्दी है, 15वीं शताब्दी में जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, मध्य एशिया में और पश्चिम एशिया में 3 ताकतवर साम्राज्य दिखाई दे रहे हैं। और इसी समय जो मंगोल साम्राज्य है इसका विघटन भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि ईरान में सफावियों का राज्य था। इसके अलावा जो ऊपर का मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ मंगोल है। इसके अलावा उज्बेकों का भी राज्य है। तो इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में ये 3 शक्तियां हैं और मंगोलों का विघटन भी हो रहा है। मंगोलों का विघटन इसलिए हो रहा है कि हम देखेंगे कि जब मंगोल साम्राज्य की स्थापना की चंगेज खान ने, तभी से एक मंगोलों में परंपरा थी कि वो अपने राज्य का उत्तराधिकारियों में बंटवारा कर देते थे। तो ये जो बंटवारा होता रहा, तो मंगोलों में ही हम देखेंगे कि कई शाखाएं एक तो हो गई, और इस बंटवारे के कारण भी धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य में बिखराव आया और मंगोल कमजोर हुए। अब इस समय एक तो सफावी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं ईरान में, उज्बेक हैं, और इसके अलावा जो मंगोलों का साम्राज्य है। मंगोलों की राजधानी समरकंद हुआ करती थी। अब बाबर के समय, बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्जा, तो इसके समय में भी साम्राज्य का बंटवारा हुआ मंगोल साम्राज्य का। तो उमर शेख मिर्जा जो थे, उमर शेख मिर्जा को समरकंद के तहत ही फरगाना, एक छोटी सी रियासत मिली। तो फरगाना की छोटी सी रियासत मिली। अब बाबर, इसका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को। तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ, और इसका जन्म हुआ यहीं फरगाना में। फरगाना की राजधानी थी, या फरगाना के तहत आंदीजान में हुआ। तो फरगाना की राजधानी आंदीजान में बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को। पिता का नाम इसके उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, और मां का नाम इसके था कुतलुग निगार खानम। पिता की तरफ से ये तैमूर का वंशज था। इसके पिता जो हैं उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर के वंशज हैं, जबकि मां की तरफ से ये चंगेज खां का वंशज था। यानी इसके अंदर 2 वीर जातियों का खून दौड़ रहा था। एक तो जो तुर्क थे और दूसरे मंगोल। बाबर बचपन से ही बड़ा महत्वाकांक्षी है, और बाबर पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो अपनी नानी का था। तो बाबर की जो नानी थी दौलत एहसान बेगम,
दौलत एहसान बेगम। तो दौलत एहसान बेगम जो है, सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रभाव है बाबर पे। अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था बाबर, क्योंकि बाबर को यह लगता था कि उसका पिता बड़ा निश्चिंत व्यक्ति है, और बाबर को यह लगता था कि इसके पिता को प्रयास करना चाहिए समरकंद जीतने का, जो राजधानी थी, जबकि इसका पिता फरगाना से ही संतुष्ट था। तो कोई भी होगा, आप देखेंगे कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की ही अगर कोई रियासत हो, तो हर लड़का चाहेगा कि उसके पिता का कब्जा इंदौर और भोपाल पे हो। लेकिन इसको छोटी सी रियासत मिल गई फरगाना, जिससे कि बाबर संतुष्ट नहीं था। अब बाबर चाहता था कि इसका पिता समरकंद पर कब्जा करे, और जो उमर शेख मिर्जा है, ये वास्तव में बहुत निश्चिंत व्यक्ति था, तो इसने कभी इस तरीके का प्रयास किया नहीं, और यही कारण था कि बाबर का उमर शेख मिर्जा से कोई लगाव नहीं था। 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। ये कबूतरों को दाना चुगा रहा था, तो कबूतरों की जो छतरी ऊपर बनी हुई थी, वो पत्थर की छतरी इसके ऊपर गिर गई, और उसी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। अब बाबर की जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, तो तुझके बाबरी में बाबर लिखता है कि उमर शेख मिर्जा कबूतरों को उड़ाता उड़ाता खुद भी उड़ गया। तो इससे यह पता चलता है कि बाबर का बहुत ज्यादा लगाव नहीं है अपने पिता से। अब 1494 में लगभग 11 साल की उम्र में बाबर गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद अब जो समरकंद था उसके चाचा के पास था, और बाबर की निगाह लगी हुई थी समरकंद पर। तो बाबर ने 1496 में इसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया। तो 1496 में समरकंद पर आक्रमण किया इसने। इसके चाचा की मृत्यु भी हो गई थी, और इसने, लेकिन ये असफल हो गया। दोबारा 1497 में इसने दोबारा समरकंद पर अटैक किया, और इस बार कब्जा कर लिया समरकंद पे, और 100 दिन शासन किया। लेकिन तभी फरगाना में अराजकता फैल गई। अब बाबर को भाग के आना पड़ा फरगाना, और जब ये भाग के फरगाना आया तो समरकंद पे एक उज्बेक सरदार था, उज्बेक सरदार सहबानी खां का कब्जा हो गया। सहबानी खां का कब्जा हो गया, और इधर फरगाना भी इसके हाथ से निकल गया। तो बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता भी है कि मैंने फरगाना के लिए समरकंद को खो दिया, और फरगाना भी मेरे हाथ से निकल गया। हालांकि बाद में इसने फरगाना पे कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर फरगाना इसके हाथ से निकल गया। बाबर ने समरकंद जीतने के लिए एक प्रयास और किया था 1502 में। 1502 में एक युद्ध हुआ, सरे पुल का युद्ध। सरे पुल का जो युद्ध है, ये बड़ा निर्णायक युद्ध रहा, और इस युद्ध में निर्णायक रूप से बाबर पराजित हो गया, और
मध्य एशिया से बाबर को भागना पड़ा। तो इसी युद्ध के बाद यह तय हो गया कि मध्य एशिया में नहीं रह पाएगा बाबर। तो अब बाबर के सामने मजबूरी थी कि इस युद्ध के बाद बाबर दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़े। तो अब बाबर काबुल कंधार की तरफ आया, अफगानिस्तान की तरफ आया। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अब 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया और इसके बाद 1507 में बाबर ने कंधार पर भी अधिकार किया और 1507 में ही बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। तो 1507 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की। पातशाह का मतलब होता है सार्वभौम सम्राट। सार्वभौम सम्राट मतलब कि इनके ऊपर कोई नहीं है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत काल में जो शासक होते थे ये सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। सुल्तान जो होता है, सुल्तान का मतलब होता है प्रतिनियुक्त, यानी इनके ऊपर भी कोई है। तो सुल्तान अपने ऊपर मानते थे खलीफा को मान्यता देते थे और ये मानते थे कि हमारे ऊपर खलीफा है, इसके बाद फिर हम हैं। लेकिन बाबर ने खलीफा को मान्यता नहीं दी, इसने पातशाह की उपाधि धारण की, सार्वभौम सम्राट की उपाधि धारण की। और ऐसा इसलिए है कि उस समय खलीफा जो है मिस्र के शासक का बंदी था। तो अगर खलीफा को मान्यता देता ये तो उससे ऊपर मिस्र का शासक हो गया। तो ये कारण था कि इसने पातशाह की उपाधि धारण की। 1510 में 1510 में ईरान का जो शाह था, शाह इस्माइल, तो ईरान के शासक शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध में शहबानी खां मारा गया। तो शहबानी खां हार गया और मारा गया। तो 1510 में इस तरीके से जो उज्बेक सरदार शहबानी खां है उसकी मृत्यु हो गई। 1502 में जब बाबर शहबानी खां से हार गया था सरेपुल के युद्ध में, तो उसी समय उसकी एक बहन थी बाबर की, खानजादा बेगम। तो खानजादा जो है ये शहबानी खां के हाथ पड़ गई थी और शहबानी खां ने इनसे विवाह कर लिया था। लेकिन 1510 में जब शहबानी खां शाह इस्माइल से हार गया और मारा गया, तब खानजादा बेगम भी चली आई बाबर के पास। तो इस तरीके से खानजादा से मुलाकात हुई बाबर की। अब बाबर ने फिर से एक प्रयास किया समरकंद जीतने का और बाबर ने 1511 में जो ईरान का शासक है शाह इस्माइल, तो शाह इस्माइल से एक समझौता किया कि दोनों लोग मिलकर समरकंद पे अटैक करेंगे और दोनों फिर समरकंद को बांट लेंगे। और ये जब समझौता किया बाबर ने, तो बाबर ने कुछ समय के लिए सिया धर्म स्वीकार कर लिया था। तो कुछ समय के लिए बाबर जो है ये सिया हो गया था। अब शाह इस्माइल और बाबर दोनों ने मिलकर समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद को जीत भी लिया। लेकिन फिर दोनों में विवाद हो गया, क्योंकि ईरान ये चाहता था शाह इस्माइल कि उसकी अधीनता में बाबर समरकंद पर शासन करे, जबकि बाबर अधीनता मानने को तैयार नहीं था। तो इस तरीके से बंटवारे को लेके ही विवाद हो गया इन लोगों में। और कुछ समय बाद समरकंद की जनता ने विद्रोह कर दिया और फिर से बाबर को भाग के आना पड़ा काबुल।
अब बाबर को यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर पश्चिम की तरफ तो नहीं बढ़ा जा सकता, तो अब इसको स्पष्ट हो गया कि इससे बढ़िया है कि हम दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ें, यानी भारत की तरफ बढ़ें। अब भारत पे आक्रमण की तैयारियां करने लगा बाबर, लेकिन भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर पूरी तरीके से सैन्य तैयारियां कर लेना चाहता था। इसके लिए बाबर ने 1512 से सैन्य तैयारियां शुरू की और एक मजबूत तोपखाना तैयार किया। एक तुर्की तोपची था अली कुली, तो अली कुली और एक थे मुस्तफा रूमी। तो अली कुली और मुस्तफा रूमी के नेतृत्व में इसने एक मजबूत तोपखाना तैयार किया और इस तरीके से ये 1519 तक तैयारियां करता रहा, सैन्य तैयारियां करता रहा। लेकिन बाबर भारत पे आक्रमण से पहले पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाना चाहता था। फिर अभी उसको भारत की राजनीतिक स्थिति का भी भान नहीं था और इस समय दिल्ली में लोदियों का शासन था और सिकंदर लोदी शासक था। तो सिकंदर लोदी अभी इतना कमजोर शासक नहीं है, लेकिन 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो गई तो इसका लड़का बैठा गद्दी पर, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा तो इब्राहिम लोदी ये बहुत ही संकालु प्रवृत्ति का और बहुत ही चिड़चिड़ा शासक था ये, और अपने जो सीनियर अफगान सरदार थे उनका सम्मान भी नहीं करता था। तो इससे लोग धीरे धीरे नाराज रहने लगे, इसी के अधिकारी नाराज रहने लगे और इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जिन लोगों ने, उनमें एक तो था इब्राहिम लोदी का चाचा था, ठीक, तो इब्राहिम का चाचा आलम खां लोदी, आलम खां। दूसरा एक था पंजाब का गवर्नर था तो पंजाब का सूबेदार था, गवर्नर था दौलत खां। दौलत खां ये एक षड्यंत्रकारी है। आलम खां लोदी जो है ये बाबर से मिला और बाबर को भारत की राजनीतिक स्थिति से अवगत करवाया इसने और भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा दौलत खां लोदी भी मिला और दौलत खां लोदी ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये दोनों ही ये सोचते थे कि बाबर मंगोल है, भारत आएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। आलम खां सोचता था कि हम शासक बनेंगे, दौलत खां सोचता था कि हम शासक बनेंगे। तीसरे तुझके बाबरी से यह उल्लेख मिलता है कि राणा संग्राम सिंह जो थे, जो मेवाड़ के शासक थे, राणा संग्राम सिंह ने भी अपना एक दूत भेजा था और बाबर को, तो राणा संग्राम सिंह तो ये भी एक षड्यंत्रकारी है और इन्होंने भी एक दूत भेजा था बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए। और इन्होंने ये कहा था कि आप आक्रमण करिए, हम आगरा की तरफ से हमला करेंगे और आपकी मदद करेंगे। राणा संग्राम सिंह सोचते थे कि भारत में सबसे ताकतवर हम हैं, बाबर आएगा, लूटेगा, चला जाएगा और इसके बाद दिल्ली पर हम कब्जा करेंगे
और एक अखिल भारतीय राजपूत राज्य की स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से सारे लोग अपने चक्कर में थे, लेकिन बाबर अपने चक्कर में था, क्योंकि काबुल जो है, काबुल कंधार में कुछ नहीं था, और यहां उसको अपनी सेना को वेतन देना बड़ा मुश्किल होता था बाबर को। तो इस तरीके से बाबर तो पहले से निगाह लगाए हुए हैं। अब इन लोगों ने आमंत्रित किया और इस तरीके से यहां की राजनीतिक स्थिति से भी अवगत हो गया बाबर। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले 5 आक्रमण किए। तो उसने 5 आक्रमण पानीपत के युद्ध से पहले किए, और वो इस इलाके में किए। ये जो क्षेत्र है यहां पे किया। छोटे छोटे राज्यों को पहले जीता इसने। बाबर ने 1519 में जो पहला आक्रमण अपना किया वो यहीं पे किया, बाजौर में। तो पहला आक्रमण उसने किया बाजौर पे, बाजौर। और इसी आक्रमण में बाबर ने जब बाजौर पे आक्रमण किया तो पहली बार इसने तोपखाने का प्रयोग और बंदूकों का प्रयोग। तो तोपखाने और बंदूकों का प्रयोग बाबर ने पहली बार बाजौर में ही किया, पानीपत में नहीं। तो बाजौर का घेरा डाला। इसके बाद बाबर ने भेरा का घेरा डाला, ये सिंध के किनारे था। यहां पे भी इसने तोपखाने का प्रयोग किया और बंदूकों का प्रयोग किया। तो इस तरीके से बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले 5 आक्रमण किए इस क्षेत्र में। 20 अप्रैल या 21 अप्रैल भी मिलता है, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, इसमें बाबर की सेना बहुत छोटी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी है। और इब्राहिम लोदी की सेना में बहुत बड़ी संख्या में राजपूत भी लड़ रहे थे। इब्राहिम की सेना में एक ग्वालियर के विक्रमाजीत थे। तो विक्रमादित्य की सेना लड़ रही थी इब्राहिम की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन बाबर पहले ही पहुंचा पानीपत के मैदान में। दाईं तरफ तो जो पानीपत शहर है, दूसरी तरफ यमुना नदी। बाबर ने मैदान में ही खाई खुदवा दी, दूर खाई खुदवा दी, और इसमें अपने सैनिकों को, रिजर्व सैनिकों को रख दिया और इसको पत्तों से, पेड़ से ढकवा दिया। आगे इसने बैलगाड़ियां लगाई और फिर तोपें इसकी चमड़े की रस्सियों में बंधी हुई थी। फिर दोनों तरफ इसके तीरंदाज थे। तो इस तरीके से बाबर ने बड़े ही व्यवस्थित रणनीति से ये युद्ध लड़ा। तो बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। दूसरी तरफ जो इब्राहिम की सेना है वो बेतरतीब है। बाबर तुझके बाबरी में लिखता भी है कि अनुभवहीन युवक था, जो बिना नियम के आगे बढ़ जाता था, बिना नियम के पीछे हट जाता था। तो इस तरीके से इब्राहिम की सेना जो है एक भीड़ की तरह है, और वही पुरानी युद्ध पद्धति। अब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। पहले तो जो तोपखाना है, तोपखाने की वजह से भगदड़ मच गई इब्राहिम की सेना में। इसके बाद फिर बाबर के तीरंदाज, और तीरंदाज बहुत ही माहिर थे, मंगोल तीरंदाज जो हैं। उस समय कहा जाता है कि मंगोलों के जो धनुष होते थे वो पूरे विश्व में सबसे बेहतर धनुष थे। इनके धनुष छोटे होते थे और इसका खिंचाव बहुत ज्यादा होता था। तो इनके बड़े ही तगड़े धनुष थे। कहा जाता है कि पतली लोहे की चद्दर भेद देते थे ये धनुष। तो तीरंदाज जो है, इन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से
इब्राहिम की सेना शाम तक पूरा थक गई जो है, और जब थक गई सेना तो जो रिजर्व सैनिक खाइयों में थे उन्होंने घेर लिया पूरी सेना को। तो इब्राहिम की सेना भीड़ की तरह एक जगह इकट्ठा हो गई, जिसमें बीच के सैनिक लड़ ही नहीं पा रहे। और इस तरीके से दिन भर युद्ध चला। इब्राहिम लोदी भी युद्ध में मारा गया, और पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई। पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर यहीं रुक गया, और 1526 में इसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। अब बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया। तो 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया बाबर ने। जब बाबर यहीं पे रुक गया, और पहली बार बाबर ने इतना बड़ा खजाना देखा था, दिल्ली का कोष देखा, तो तुझके बाबरी में बाबर कहता भी है, बाबर ने इस युद्ध के बाद कहा था कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए दोबारा नहीं, यानी उसने ये जाहिर कर दिया था कि अब हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। फिर इतना बड़ा कोष देखा, इसने जो दिल्ली का कोष था वो अपने अधिकारियों में बांट दिया और काबुल के गरीबों में लुटा दिया। तो लोगों ने प्रसन्न होकर इसको कलंदर की उपाधि दी। तो कलंदर की उपाधि दी। पानीपत के युद्ध में विजय का जो श्रेय है ये बाबर अपने तीरंदाजों को देता है। अब जब पानीपत की विजय के बाद बाबर रुक गया यहीं पे, तब यही तनाव का कारण बन गया बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच, क्योंकि राणा संग्राम सिंह सोचते थे कि बाबर वापस चला जाएगा, लूटपाट करेगा, वापस चला जाएगा, और वापस जब चला जाएगा तो हम एक राजपूत राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन बाबर वापस गया नहीं, और यही कारण बन गया दोनों के बीच तनाव का। और इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का जो युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध से पहले एक काबुल का ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ। तो मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी की कि ये युद्ध बाबर हार जाएगा। तो इससे सेना का मनोबल गिर गया। दूसरी चीज की, जो बाबर के सैनिक थे उन्होंने राजपूतों के बारे में सुन भी रखा था कि राजपूत बहुत बहादुर होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, अंतिम दम तक युद्ध लड़ते हैं। तो इससे भी जो सैनिक थे वो खौफजदा थे। तो इस तरीके से इसके अलावा राणा संग्राम सिंह के बारे में भी लिखा था कि कोई युद्ध, मतलब सुना था कि कोई युद्ध हारे नहीं है राणा। 80 घाव राणा के शरीर पे थे, एक आंख, एक हाथ, एक पैर उनका पैरालाइज हो गया था युद्ध में। तो इस तरीके से बाबर के सैनिक डरे हुए थे, और बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। तब बाबर ने अपने सैनिकों में उत्साह जगाने के लिए एक जोशीला भाषण दिया, और बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने इस युद्ध को कहा कि ये युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये जिहाद है। इसमें अगर आप जीते तो गाजी कहलाएंगे, और अगर मारे गए तो जन्नत नसीब होगी, क्योंकि आप अल्लाह की राह में युद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा बाबर ने कसम खाई कभी दारू न पीने की, सारे शराब के बर्तन तोड़वा दिए, और इस तरीके से इसने अपनी सेना में जोश जगा दिया। और इसके बाद फिर हुआ खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध में कहा जाता है कि राजपूत बाबर की तोपों तक पहुंच गए। बहुत भीषण युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के बीच में ही राणा संग्राम सिंह घायल होके हाथी के हौदे में गिर गए। और जब राणा हाथी के हौदे में गिर गए, और जब सेना ने देखा कि हाथी का हौदा खाली है, तो सेना होपलेस हो गई। सेना को लगा कि राणा मारे गए।
एक नकली राणा को बिठाया गया हाथी के ओहदे में, लेकिन ये सेना में अफवाह फैल गई थी और इस तरीके से जीतता हुआ युद्ध राजपूत हार गए। और इसके बाद फिर मुगल सेनाओं ने दड़ा दड़ा कर राजपूतों को बुरी तरीके से मारा। बड़ी पैमाने पे राजपूतों की इसमें हत्या हुई इस युद्ध में। इसके बाद हालांकि खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर चित्तौड़ तक नहीं बढ़ा, लेकिन इसने राजपूतों के सिरों का मंच लगाया और उस पर बैठा और अपनी सेना को संबोधित किया। इसने खानवा का जो युद्ध है इसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि पानीपत की विजय के बाद अभी ये कंफर्म नहीं हुआ था, ये निश्चित नहीं हुआ था कि बाबर ही शासन करेगा भारत में। लेकिन खानवा युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और भारत में अब कोई चुनौती देने वाला रहा नहीं बाबर को। तो इसलिए खानवा युद्ध को कहा जाता है कि ये सर्वाधिक ये निर्णायक युद्ध था। और पानीपत की विजय पर इसी युद्ध ने मुहर लगाई। राणा के बारे में कहा जाता है कि राणा घायल हो गए थे, उनको ले जाया गया एक गुप्त स्थान पे, लेकिन बाद में इनको जब होश आया तो इन्होंने कहा कि हम फिर से युद्ध करेंगे। और इतने लोग मारे गए थे कि इनके सरदारों ने ही इनको जहर दे दिया, कहा जाता है ऐसा। तो राणा की भी मृत्यु हो गई। बाबर का भारत में अगला जो युद्ध था वो था 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो हुआ यह हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ यह युद्ध। चंदेरी जो है ये मालवा के तहत आता है और मालवा का उस समय शासक था महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय बहुत कमजोर शासक था, तो इसलिए महमूद द्वितीय के राज्य पे उसके मंत्री मेदिनी राय का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था। और मेदिनी राय इसलिए भी शक्तिशाली था क्योंकि इसको राणा संग्राम सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था। तो खानवा युद्ध के बाद फिर बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा और मेदिनी राय जो हैं इस युद्ध में पराजित हुए और मारे गए। इनके पूरे परिवार को इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। और ये जो चंदेरी का युद्ध है इसमें भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो ध्यान रखेंगे आप कि खानवा युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था और चंदेरी में भी दिया था जिहाद का नारा। अगला युद्ध है और अंतिम युद्ध है बाबर का 1529 में घाघरा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था घाघरा युद्ध, महमूद लोदी और बाबर के बीच। घाघरा युद्ध इसको कहा जाता है जल थल दोनों पे लड़ा गया, क्योंकि घाघरा नदी किनारे हुआ था ये युद्ध। इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था, तो इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में तो पराजित हो गया था, लेकिन उसका जो भाई था महमूद लोदी, ये दक्षिणी बिहार में शरण लिए हुए था और इसी ने सोचा कि एक प्रयास किया जाए दिल्ली जीतने के लिए। फिर से घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी पराजित हुआ, बाबर फिर से विजयी रहा। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े बाबर ने भारत में। 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु। ठीक, तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बारे में यह कहा जाता है कि एक कहानी तो ये मिलती है कि हुमायूं बीमार पड़ा, इसका जो बड़ा लड़का था, और हुमायूं को बहुत मानता था ये।
तो ये कहा जाता है कि हुमायूं की चारपाई के चारों तरफ ये घूमा और इसने अल्लाह से दरख्वास्त की कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए। फिर कहा जाता है कि धीरे धीरे हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार पड़ने लगा और बाबर ने बिस्तर पकड़ लिया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। दूसरा, जो बाबर की पुत्री हैं गुलबदन बेगम, तो वो अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में ये लिखती हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने खाने में विष दे दिया था एक बार, तो उसी विष का असर था जो धीरे धीरे बढ़ता गया और बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे।